नमस्ते एवरीवन, इट्स आर्या हियर। तो अ, आने वाले 2-3 महीने में नवंबर, दिसंबर और जनवरी में सारे टीचिंग के एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसे कि जीआईसी, एल्टीग्रेड, जीआईसी, लेक्चरर एंड डी ट्रिपल एस बी का भी आ गया है। उसमें टीजीटी, पीजीटी भी है। तो ये सारे इसी 3 महीने में होने वाले हैं। मतलब इस 3 महीने आपको लगातार भूगोल पढ़ते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आई नो कि आप लोग पढ़ के आए होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, आपने जो पढ़ा है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और ये देखेंगे कि हमारी फॉल्ट कहाँ पे हो रही है, यानी कि आपकी पढ़ाई कैसी है, आप अपने को पिछले में चेक कर पाएंगे। एक बात और, यहाँ पर जितनी भी मैं एमसीक्यू कराऊंगी, नंबर मत गिनना, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं 100, 200, 1000 एमसीक्यू करवा दूं, बल्कि जितने भी करवाऊं उससे आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। और आप जो फॉल्ट कर रहे हो, आप लोग जो गलतियां कर रहे हो, उस गलतियों से बचो, ठीक है। खुद को एनालाइज करना है, ये नहीं देखना है कि मैं कम कर पा रहा हूँ, ज्यादा कर पा रहा हूँ। अपनी गलतियां ढूंढना है और आपकी जो जगह लैग कर रही है वहां पर आपको काम करना है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि हम लोग आज एमसीक्यू का कौन सा हिस्सा करने वाले हैं। देखो, यहाँ पे मैं बैठी हूँ एलटी ग्रेड का सिलेबस लेकर, ठीक है। तो यहाँ एलटी ग्रेड के सिलेबस में आप देखोगे कि टोटल 10 यूनिट है, ठीक है। जिसे वो लेना हो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 10 यूनिट है। तो यहाँ पर मैं आज क्या पढ़ाने वाली हूँ, आज किसका एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, फर्स्ट यूनिट का और सेकंड यूनिट का, दोनों का साथ में हम लोग करने वाले हैं। और फर्स्ट यूनिट है भूगोल, अर्थ एवं विषय क्षेत्र, और सेकंड यूनिट है धरती और सौरमंडल के बारे में। इंग्लिश मीडियम वालों का भी मैंने ये बना रखा है, इन्हें भी अगर सिलेबस का देखना हो तो देख लो। ये है ज्योग्राफी का, ये जो मीनिंग, सब्जेक्ट एरिया, स्कोप वगैरह ये सब है। और दूसरा है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सोलर सिस्टम है अर्थ। और ये जितनी भी है ये आपके सिलेबस का ही उठाया उठाया हुआ है। अच्छा, एक बात और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं जीआईसी, एल्टीग्रेड, जीआईसी, लेक्चरर, डी ट्रिपल एस बी, इन सब का मैं कैसे एक साथ करवा रही हूँ। देखो, मैंने सबका सिलेबस चेक किया है, मैंने पीवाईक्यू एनालाइज किया है। मैंने क्या पाया, मैंने ये पाया कि सिलेबस लगभग सेम है। किसी में थोड़ा सा कम पूछा है, किसी में एक कदम आगे करके पूछा है, किसी में बेसिक पूछ रहा है तो किसी में उसी का एडवांस पूछ ले रहा है, ठीक है। किसी में थोड़ा सा फैक्चुअल पूछ रहा है, किसी में फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल भी ऐड कर दे रहा है। पर कुल मिला के आपको पढ़ना ज्योग्राफी का वही हिस्सा है, ज्योग्राफी का वही सिलेबस है, सब में वही है। बस थोड़ा बहुत एक दो चीजें कम, एक दो चीजें ज्यादा। अब जो बेसिक वाले हैं उनको मैं बता दूं कि एक कदम आगे आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, उतने पे नहीं अटके रह सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और आपकी बेसिक पे और पकड़ बन जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ आप एक टीचर हो तो आपको एक स्टेप आगे आना चाहिए, ओके। और एडवांस वालों को बेसिक बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि बेसिक तैयार होगा तभी आप एडवांस के लिए प्रिपेयर होगे। तो कुल मिला के आप चाहे एलटी ग्रेड के हो, चाहे लेक्चरार के हो, चाहे डी ट्रिपल एस बी के हो, सबके लिए ये है, क्योंकि यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं एमसीक्यू की ओर। एमसीक्यू से पहले कुछ और बातें करनी है। देखो, यहाँ पर मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा मोटिव क्या होगा, ठीक है। मेरा मोटिव होगा, जब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मैं अपना पहले बताती हूँ, ठीक है। मैं आपको क्या करवाऊंगी, सबसे पहले कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाऊंगी, फिर उसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं इमीडिएटली आपको फैक्ट बताऊंगी। जितने भी एमसीक्यू के जितने भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो नीचे जितने भी ऑप्शंस दिए होते हैं, हम उन सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे, कंसीडर करेंगे, और ये क्यों है और ये क्यों नहीं है ऑप्शन, इस बारे में भी बात करेंगे। अब इससे क्या हो गया कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिविजन हो रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट करने वाले हैं क्लियर, रिविजन करने वाले हैं, यानी कि कुल मिला के हम रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाले हैं, ठीक है। अब आपका क्या रोल होगा, आपका रोल होगा कि आप किस टॉपिक में लैग कर रहे हो, ठीक है, कहाँ पे आप चूक रहे हो, ठीक है। और कौन से टॉपिक मैंने आपको बताया और आपको कम समझ में आया है, या फिर आप उसको एमसीक्यू नहीं बल्कि एक अलग वीडियो में सेपरेट, आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट उसका वीडियो लूँ 10 मिनट का और उसमें मैं आपको उस टॉपिक को समझाऊं, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या करना होगा आपको, देखो, मेरा जो प्लान है वो लगभग ये है कि 10 टोटल यूनिट है और मैं 10 यूनिट को हफ्ते में 4 दिन अपलोड करूंगी। अगर मैं आपको 4 दिन वीडियो देती हूँ तो उस हिसाब से आप ऐड कर लो कि कितना टाइम लगेगा। 2 दिन मैं दे रही हूँ इसलिए कि आप अपनी गलतियों पे काम करो और आके मुझसे फीडबैक में पूछो। तो आपका क्या काम है, आप जहाँ पे लैग कर रहे हो और आपको जहाँ पर अलग से वीडियो चाहिए वो आप मुझे फीडबैक में बताओगे, ठीक है, क्योंकि आप बताओगे तभी मुझे पता चलेगा।
सिलेबस का कौन सा हिस्सा आपको परेशान करता है, आपको फैक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है या फिर कॉन्सेप्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या करोगे, आप मार्क्स अपना जोड़ोगे, ठीक है। तो आप देखना कि आप कितनी परसेंटेज मार्क्स कर रहे हो और ये ईमानदारी से बताना कि आपने कितना परसेंटेज मार्क्स वहां पर बनाया है, ठीक है। चलो लेट्स से मान लेते हैं कि हर मार्क्स पे हम मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है, और टोटल मैंने आई थिंक 46 क्वेश्चन बनाए हैं, या फिर हो सकता है मैंने नंबर सही से गिने ना हो। नंबर तो मैंने 46 डाला है, बीच में एक दो डिलीट किया, एक दो ऐड किया है, जिसका मैंने नंबर करेक्शन नहीं किया है, तो ये आपके ऊपर है। पर आप देखना कि आपने कितने क्वेश्चन में से कितने सॉल्व किया है, ठीक है। और हम लोग ये सारी बातें कहाँ करेंगे, हम लोग ये सारी बातें करेंगे जियो EXP हब पर, यानी कि जियो एक्सपर्टीज हब पर, जहाँ पर आओगे आप, चाहे जहाँ से बेसिक से जीरो से कहीं भी, पर हम लोग आएंगे यहाँ पर एडवांस तक, ठीक है, यानी कि जीरो से एडवांस तक का सफर। मतलब मैं यहाँ पर, मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको ज्योग्राफी सिर्फ रटाऊं नहीं, यहाँ पर आप टीचर बनने आए, इस एग्जाम आप टीचर बनने के लिए दे रहे हो, तो आप उसके लिए फुल टू प्रिपेयर रहो। तो जियो एक्सपर्टीज हब पे आप तैयार रहना नेक्स्ट लेक्चर के लिए। और पहले फिलहाल अभी ये नया वाला लेक्चर शुरू करते हैं, ये जो कि फर्स्ट लेक्चर है, और ये पूरा MCQ सीरीज होने वाला है, तो इस MCQ सीरीज के लिए रेडी रहना। एंड यस, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी इज अ साइंस विच डील्स विद, ठीक है, तो भूगोल वह विज्ञान है जो संबंधित है, भूगोल वह विज्ञान है जो संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस एंड ह्यूमन एक्टिविटी, पृथ्वी की सतह और मानवीय क्रियाओं के अध्ययन से। स्टडी ऑफ अर्थ क्रस्ट ओनली, केवल केवल भू प्रॉपर्टी के अध्ययन से। स्टडी ऑफ सोलार सिस्टम, सौरमंडल के अध्ययन से। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के अध्ययन से, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ और देख लेते हैं, आप पॉज करके सॉल्व करो, मैं आगे बताती हूँ। देखो, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भूगोल विज्ञान क्यों, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भूगोल विज्ञान क्यों। तो भूगोल विज्ञान इसलिए क्योंकि भूगोल में होता है कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कि कोई कारण होगा तभी उसका प्रभाव दिखेगा। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपने पानी में पत्थर फेंका इसलिए पत्थर पानी में गिरा, ठीक है। या फिर मैं बोल दूं कि कोई प्रोसेस हुआ, कोई प्रोसेस हुआ, कोई कॉन्सिक्वेंस हुआ, ठीक है, कोई कॉन्सिक्वेंस हुआ, तो उसका क्या निकला, रिजल्ट, आउटकम, ठीक है, उसका रिजल्ट। जैसे कि पौधों ने फोटोसिंथेसिस की, इसकी वजह से उन्होंने अपना फूड बनाया, ठीक है, तो ये प्रोसेस हुआ फोटोसिंथेसिस का, और रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट फूड हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये साइंस है, इसलिए इसको विज्ञान कहते हैं। दूसरी बात, अब देखते हैं कि भूगोल क्या है, इस बारे में कौन क्या क्या कहता है। तो आप एक बहुत ही चर्चित नाम जानते होंगे, इराटोस्थनीज, जो कि क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी के पिताजी हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी है, भूगोल के पिता हैं। और इराटोस्थनीज ने क्या बोला है, इराटोस्थनीज ने बोला है कि भूगोल क्या है, ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी इज डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ठीक है, यानी कि धरती की सतह का क्या है, डिस्क्रिप्शन, इसकी पढ़ाई करना, स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ ही क्या है, भूगोल है, ठीक है। और ये बात किसने कही थी, इराटोस्थनीज ने कही थी। ऐसे बहुत सारे विचारक हैं जो बहुत तरह से भूगोल को बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या है, अच्छा भूगोल के बारे में और चीज क्या है, और क्या जुड़ी होगी, भूगोल क्या है, तो ये ह्यूमन, ह्यूमन यानी कि मानव, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, यानी कि मानव और धरती के बीच के संबंध को, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, इनके बीच में जो डिपेंडेंसी है, जो प्रभाव मानव धरती पर डालता है और जो धरती मानव पर डालती है। जब मानव धरती पर प्रभाव डालता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉसिबिलिज्म, ठीक है, यानी कि संभववाद। और जब धरती मानव पर प्रभाव डाल रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनिज्म, यानी कि निश्चयवाद, जहां पर हम ये कहते हैं कि प्रकृति बड़ी है मानव से। और और जब हम पॉसिबिलिज्म यानी कि संभववाद की बात करते हैं तो हम कहते हैं मानव में इतनी ताकत है कि वो धरती में बदलाव करके अपने रहने लायक जगह बना ले। जैसे जैसे कि ये कह सकते हैं कि आज सऊदी अरबिया डेजर्ट है, फिर भी वो बहुत बड़ा शहर है। तो यहाँ पर मानव और धरती के बीच के इंटरेक्शन और मानव की एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं जो धरती पर होती है, ठीक है। तो आंसर नंबर क्या होगा, फटाफट बताओ। इसका आंसर नंबर होगा ए, यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। यहाँ पर अर्थ क्रस्ट की पढ़ाई थोड़ी अकेले करते हैं, अर्थ क्रस्ट की करते हैं पर ओनली लगा हुआ है। सोलार सिस्टम नहीं भाई, पहले धरती की बात करो फिर सोलार सिस्टम में जाओ, और यही बात यूनिवर्स पे भी लागू होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, तो ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया इराटोस्थनीज ने, जो कि है
फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के पिता, ठीक है। और यहाँ पर हेरोडोटस भी है, ये है फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, पर इन्होंने ज्योग्राफी में भी अच्छा योगदान दिया है। और इनका एक स्टेटमेंट कभी कभी पूछता है कि इन्होंने कहा कि नील नदी, इजिप्ट जो शहर है, इजिप्ट वो जो शहर है वो नील नदी की वजह से है। उसके बारे में जब मैं अच्छे से क्लास लूंगी तो बताऊंगी, बस इतना जान लो कि उन्होंने नील नदी के बारे में और नील नदी के डेल्टा के बारे में कुछ बातें कही थी। अब आते हैं अच्छे क्वेश्चन पे, वो है नेबुलर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, निहारिका सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। जरा क्वेश्चन देखो, कांट और लाप्लास ने, जीन्स एंड जेफरे ने, चैम्बरलिन ने, हॉयल ने, ठीक है। इसको अच्छे से बता दूं, चलो पहले पॉज करके सॉल्व करो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फिर बात करते हैं इसके बारे में। दूसरा है कि टाइडल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, चलो पॉज करके सॉल्व करो, कांट और लाप्लास ने, कि जीन एंड जैफरी ने, चैम्बरलिन ने, हॉयल ने, किसने दिया है टाइडल हाइपोथेसिस, ठीक है। सॉल्व कर लिया, चलो इसको हम लोग जरा अच्छे से देखते हैं ये दोनों क्वेश्चन को। यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको एक टाइमलाइन ही बता देती हूँ, उस टाइमलाइन के जरिए आप ताकि कभी ना भूलें। तो सबसे पहला आता है गैसियस हाइपोथेसिस, यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस, या फिर इसी को हिंदी में हम बोल सकते हैं निहारिका सिद्धांत। निहारिका सिद्धांत, इसको किसने दिया था, इसको सबसे पहले दिया था कांट ने। जब कांट ने इसको दिया था तो इसका इन्होंने जो नाम रखा था वो रखा था गैसियस हाइपोथेसिस, यानी कि गैसीय सिद्धांत, और इसको इन्होंने दिया था 1755 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं लाप्लास। लाप्लास वो इसी थियरी को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। मेन जड़ या मेन जो बोलो कि थियरी का जो मेन हिस्सा है वो कांट का ही है, इन्होंने इम्प्रूव किया है, ठीक है। और इन्होंने कब इम्प्रूव किया था, 1796 में, ठीक है। तो जरा इसके बारे में देखते हैं। कांट ने 1755 में ये सबसे पहली थियरी दी, इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने दी थी, पर जिसे सबसे ज्यादा मान्य मिला, जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ वो कांट थे, इनकी थियरी थी। उस समय इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट ये था कि गिव मी मैटर एंड आई विल बिल्ड अ वर्ल्ड आउट ऑफ इट, कि मुझे पदार्थ दो और मैं उस पदार्थ से दुनिया बना दूंगा एक, ठीक है। और जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम के लिए, ठीक है। तो उसके बाद इस इनका जो कांट देंगे सिद्धांत, उस सिद्धांत ये सिद्धांत बहुत लंबे समय तक राज करेगा, बहुत लंबे समय तक। कोई इस पे क्रिटिसिज्म देगा, मतलब इसकी कमियां निकालेगा, तो कोई इसको इसके बारे में और चीजें ऐड करेगा। जो कुछ भी लोग करेंगे इन्हीं के थियरी के इर्द गिर्द करेंगे, कुछ अलग से नहीं लाएंगे। एक बड़ी इंप्रूवमेंट लाप्लास ने की थी 1796 में, ठीक है। तो मतलब गैसियस थ्योरी किसने दी, कांट ने और लाप्लास ने, इन्होंने 1755 में दी, इन्होंने 1796 में। उसके बाद जो दूसरी फेमस थियरी आती है वो आती है चैम्बरलिन की प्लैनेटेजिमल प्लैनेटेजिमल हाइपोथेसिस, यानी कि गैसीय गैसीय अणु सिद्धांत, ठीक है। ये इन्होंने किसने दी थी, इसको चैम्बरलिन ने दी थी, ठीक है। और इसे इसने इन्होंने कब दिया था, इन्होंने दिया था इसको 1905 में। आप गैप देख रहे हो, सीधे 150 साल बाद कोई इससे अलग कोई थियरी दे रहा है, प्लैनेटेजिमल थियरी 1905 में। उसके बाद आती है टाइडल हाइपोथेसिस, जो तीसरी थियरी है, ठीक है। टाइडल यानी कि ज्वारीय ज्वारीय हाइपोथेसिस, ये किसने दिया था ज्वारीय हाइपोथेसिस, ये भी दो लोगों ने दिया था, सबसे पहले जीन्स ने दिया था, और फिर आए जैफरी। जैफरी ने इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया था, ठीक है। जीन्स ने इसको कब दिया था, ये दिया था 1919 में, और लगभग 10 साल बाद इसको 1929 में जैफरी ने इम्प्रूव किया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चौथी थियरी पे। चौथी थियरी है सुपरनोवा थियरी, ठीक है। सुपरनोवा थियरी, सुपरनोवा थियरी किसने दिया था, सुपरनोवा थियरी दिया था हॉयल ने। कब दिया था, 1946 में, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो थियरी आती है वो आती है बिग बैंग थियरी। फाइन, बिग बैंग थियरी आती है 1972 में। किसने दिया था, कांट और लाप्लास ने। कब दिया था, 1900 सॉरी 1755 और 1796 में, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, टाइडल हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था, जेम्स एंड जैफरी ने दिया था।
अब आते हैं द शेप ऑफ अर्थ इज, धरती का शेप क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है ऑप्शन, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण गोलाकार, ऑब्लेट स्फेरॉइड यानी कि चपटा गुलाब, एलिप्सॉइड यानी कि दीर्घ वृत्ताकार, ओवल यानी कि अंडाकार। देखो जो थोड़े समझदार होंगे वो परफेक्ट इसको भी काट देंगे और ओवल भी काट देंगे, ठीक है। आप कंफ्यूज हो गए इलिप्सॉइड और इसमें, ओके। तो मैं सही ऑप्शन आपको बता देती हूँ, सही ऑप्शन है ऑब्लेट शेप। तो फटाफट देखते हैं कि ऑब्लेट शेप ही क्यों है। देखो ये रही हमारी धरती, ये रही हमारी धरती। अब धरती क्या कर रही है, धरती अपने इस पर क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, ठीक है। इधर से वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है, यानी कि ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, घड़ी की उल्टा उल्टी दिशा में ये घूम रही है, ओके। जब ये घूमेगी तो क्या होगा, जब ये घूमेगी तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, यानी कि अपकेंद्रीय बल लगेगा। कैसे अपकेंद्रीय बल लगेगा, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और आपने हाथ में एक रस्सी बांधी, उससे एक पत्थर लगा दिया, ठीक है। अब इस पत्थर को आप गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है, गोल गोल घुमा रहे हो, और पत्थर किधर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ भाग रहा है पत्थर। इसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब कोई चीज अपनी धुरी पे घूमने लगती है तो वो बाहर की तरफ भागती है, इसी को कहते हैं अपकेंद्रीय बल। तो जब ये बाहर की तरफ भागेगी तो यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा, बाहर की तरफ क्या निकलेगा, एक बल्ज निकलेगा। जो चीज बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगी वहां से क्या निकलेगा, एक बल्ज। इसीलिए धरती यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन यहाँ पर ये एक्स्ट्रा निकल आई है, एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकल आई है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ऑब्लेट शेप में हो जाता है। नीचे आते हैं, अर्थ रोटेट फ्रॉम, धरती घूमती है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। सोच लिया, चलो बताती हूँ। ये रही हमारी धरती, ठीक है, और यहाँ पर रहा सूर्य। मैं कुछ ज्यादा ही ऑब्लेट बना दे रही हूँ, ठीक है। ये रही धरती और ये रहा सूर्य, ठीक है। अब यहाँ पे आप खड़े हो, आपकी मम्मा खड़ी हैं, आपका दोस्त खड़ा है, ठीक है, ये कल्लू भाई खड़े हैं, इतने लोग खड़े हो। अब धरती कहाँ से घूम रही है, ऐसे घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो सबसे पहले इनको दिखेगा सूर्य, ठीक है, फिर धरती घूम के उधर चली जाएगी, ये धरती के पीछे साइड चले जाएंगे, अब ये आएंगे, फिर इनको दिखेगा सूर्य, ये यहाँ पे खिसक के आ जाएंगे क्योंकि ये घूम रही है, फिर ये इस जगह को ले लेंगे, फिर ये इस जगह को ले लेंगे। तो मतलब सूर्य वहीं पर है, धरती वहीं पर है। धरती जब घूमती है तो ये धरती जब इधर से इधर की ओर घूमती है तभी आपको सूर्य किधर दिखता है, ईस्ट की तरफ दिखता है, पूर्व की तरफ, क्योंकि आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो आपको ऐसे लगेगा कि ईस्ट की तरफ से उग रहा है, ठीक है। इधर से सूर्य नहीं दिखेगा क्योंकि आप आगे की तरफ निकल जा रहे हैं, तो पीछे वाली चीज तो दिखेगी नहीं, आगे वाली चीज दिखेगी। आगे क्या है, ईस्ट है, तो आपको लगेगा ईस्ट से सूरज उग रहा है। तो क्या हो जाएगा, धरती किधर घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। आगे आते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेस, ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है, पृथ्वी जब अपने धुरी पर घूमती है तो उससे क्या होता है। ऑप्शन है, ऋतुएं बदलती हैं, दिन और रात आते हैं, चेंज ऑफ ऑर्बिट यानी कि कक्षा में परिवर्तन होता है, रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण होता है। इसका आंसर है डे एंड नाइट। वो कैसे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर है और धरती यहाँ पर है, ये अपने धुरी पर घूम रही है, ठीक है, धरती अपने धुरी पर घूम रही है। तो जब घूमेगी तो 12 घंटे ये सूर्य के सामने रहेगा, ठीक है, फिर धरती घूम जाएगी और 12 घंटे ये वाला हिस्सा यहाँ पर सूर्य के सामने रहेगा। तो इसी तरह दिन और रात होगा, जब धरती अपने उस पर घूमेगी तो मतलब सूर्य को अलग अलग टाइम पे अलग अलग धरती का हिस्सा फेस कर रहा होगा। तो अलग अलग टाइम पर जो सामने होगी उसको दिखेगा दिन, और जो पीछे होगा उसको दिखेगा नाइट। नीचे आते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेस, पृथ्वी का रिवॉल्यूशन कॉज करता है डे एंड नाइट, सीजन, टाइड्स, इक्लिप्स। तो इसका आंसर होगा सीजन, ठीक है। चलो इसको ना थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ये देखिए, ये एक इमेज है, ओके। अब यहाँ पर सूर्य है और धरती की 4 अलग अलग लोकेशन दिखाई गई, और ये भी है कि धरती अपने धुरी पर थोड़ी सी तिरछी है, 23 डिग्री तिरछी है, ठीक है। अब देखते हैं ये इमेज क्या कहता है। अब यहाँ पर देखिए जरा, जब धरती इस लोकेशन पर होगी, यहाँ पर होगी, इस पोजीशन पर होगी, और धरती क्योंकि झुकी हुई है तो धरती के इस हिस्से को यानी कि उत्तरी गोलार्ध को ज्यादा से ज्यादा सीधी किरणें मिलेंगी, और इस गोलार्ध को यानी कि दक्षिणी गोलार्ध को कम से कम किरणें मिलेंगी, या फिर ये कह सकते हैं कि इस गोलार्ध को तिरछी किरणें मिलेंगी। जब इसको सीधी किरणें मिलेंगी तो ये ज्यादा से ज्यादा सूर्य की गर्माहट इसको मिलेगी, और यहाँ पर कौन सा सीजन होगा, गर्मियों का सीजन। और यहाँ पर तिरछी किरणें मिलेंगी तो इन्हें क्या मिलेगा, सर्दियों का सीजन मिलेगा, ठीक है। और इस लोकेशन पर आइए जरा, यहाँ पर क्या हो रहा है, धरती यहाँ से ऐसे 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 से घूम कर आई, और क्या हो गया, यहाँ पर घूमकर आने से देखो धरती ने अपनी घूमने की उसको बदला नहीं है,
कि ऐसे तिरछी इसी ऑब्लिक में शेप में ऐसी तिरछी थी और अभी भी ऐसी ही तिरछी है, कि ये ऐसे नहीं होगी, ऐसे ही है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, अब दक्षिणी गोलार्ध पर ज्यादा सीधी किरणें पड़ेंगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्यादा सीधी किरणें पड़ रही हैं। तो मतलब कि अब इसको गर्माहट मिलेगी, यानी कि यहाँ पर गर्मी आ जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगी, सर्दी। पर क्योंकि धरती का ज्यादातर हिस्सा नॉर्थ में है, उत्तर में है, इसलिए हम सब कुछ उत्तर के संदर्भ में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में तिरछी किरणें पड़ने की वजह से सर्दी होगी। और उत्तरी और गर्मी और सर्दी के बीच में जब धरती ऐसे जा रही होगी, तब यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा, ये गर्मी से सर्दी की ओर ट्रेवल करते हुए, तो बीच में पड़ेगा ऑटम का सीजन, यानी कि पतझड़ का सीजन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, धरती झुकी अभी भी है, लेकिन सूर्य के संदर्भ में उसके झुकने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उससे रोशनी अभी भी यहाँ से यहाँ तक की पूरी मिल रही है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होगा, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, ठीक है। न ज्यादा सर्दी होगी न ज्यादा गर्मी होगी, मतलब बराबर सर्दी यहाँ पर जितनी, और यहाँ पर ही उतनी सर्दी बराबर, उतनी गर्मी बराबर। तो मतलब टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल होगा, और डे और नाइट, दिन और रात की लंबाई भी ऑलमोस्ट इक्वल होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, इक्वल इक्विनॉक्स, ठीक है। और तो धरती यहाँ से कैसे घूम रही है, घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते यहाँ तक पहुंची। और जब ये यहाँ पहुंची, तो जब ये यानी कि सर्दियों से गर्मी की ओर जा रही है, तो फरवरी मार्च मार्च के हिस्से में क्या आता है, मार्च के सीजन में क्या आता है, एक स्प्रिंग आता है, ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, बसंत ऋतु, ठीक है, बसंत ऋतु आएगी यहाँ पर। और बसंत ऋतु में भी क्या होगा, उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में हीट, यानी कि सूर्य की किरणों की गर्माहट बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी, इक्वल होगी, और दिन और रात भी इक्वल होंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है। अब एक बात और ध्यान देना, जब ये ऐसे घूम रही है, धरती का रिवोल्यूशन किस दिशा में हो रहा है, घड़ी के उल्टे दिशा में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और धरती अपने धुरी पर भी उल्टा ही घूमती है, घड़ी के उल्टे दिशा में एंटी क्लॉकवाइज ही घूमती है, इसीलिए वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। चलो, एक और इमेज है, मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, उसके जरिए में भी आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। या लेट्स कम हियर, ये रहा इमेज, जरा देखिए आप, एक और पॉइंट समझाना चाह रही थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। आप देखिए यहाँ पर, इसको ले लेती हूँ, ये देखो, अब धरती यहाँ पर झुकी हुई है, ठीक है, वो वाली पोजीशन याद है आपको, सेम पोजीशन रखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, नॉर्थ में इतनी सारी किरणें पड़ रही हैं, जबकि साउथ में सिर्फ इतनी किरणें पड़ रही हैं, तो मतलब ज्यादा किरणें जिसको मिला उसको ज्यादा गर्मी मिली। अब देखो, क्योंकि ये झुकी है, तो सूर्य के संदर्भ में उसकी सीधी रेखा ये पड़ी, ठीक है, 66 डिग्री से ये 66 डिग्री तक, तो यहाँ पर भी सूर्य की बराबर रोशनी पड़ रही है, इसलिए अब यहाँ पर क्या होगा, अब धरती चाहे जितना घूम ले, क्या ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये धरती के शैडो पड़ेगा, रात आएगी, यहाँ पर नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, रात नहीं आएगी, यहाँ पर दिन ही रहेगा। और ये हिस्सा सूर्य के संदर्भ में सीधा लोगे तो ऐसा होगा, और इस हिस्से में ये कितना भी धरती घूर्णन कर ले, यहाँ पर क्या होगा, अंधेरा का अंधेरा रहेगा, मतलब यहाँ पर रात होगी और यहाँ पर दिन रहेगा 24 घंटे। पर एक बात और, ऐसा नहीं होता कि धरती अचानक, मैंने ऐसा बनाया था ना, इस पोजीशन से एक दिन रातों रात यहाँ पे पहुंच गई, वो यहाँ से यहाँ तक चल के आ रही है, तो मतलब ये बदलाव धीरे धीरे होगा। तो मतलब किसी दिन 24 घंटा यहाँ पर दिन है, फिर घटेगा, 23 घंटा दिन होगा, 22 घंटा दिन, और यहाँ पर इसी तरह 1 घंटे और रात, मतलब दिन आएगी, जैसे जैसे यहाँ पर दिन एक एक घंटे घटते जाएंगे, यहाँ पर दिन एक एक घंटे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मतलब सिर्फ एक ही बारी आती है, एक ही दिन आता है, 24 के 24 घंटे यहाँ पर दिन होंगे या रात होगी। ऐसा मत समझ लेना कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात, कुंभकर्ण वाली कहानी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेम ईयर यहाँ पर भी वही कहानी। और जब ये पहुंचती है इक्विनॉक्स पे, तो सूर्य के संदर्भ में सूर्य सामने होगा, यानी कि आप बैठे हो, आप सूर्य हो, और ये आप रोशनी दोगे तो ये पूरे में पड़ेगी, नो मैटर ये ऐसी झुकी हुई है ना धरती, अब ये कैसी भी झुकी हुई हो, तुम्हें रोशनी यहाँ से यहाँ तक पूरा देना है। इस साइडों पे मत जाओ, मैंने इमेज सही से नहीं ले पाई हूँ, तो ये ऐसे ही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरे में दे रही है ना। तो इक्वल दिन, इक्वल रात और इक्वल मौसम, ठीक है। तो धरती में टोटल कितने ऋतु हुए, 4 ऋतु हुए। और उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, पहला तो धरती का अलग अलग पोजीशन पे घूमना, रिवॉल्व करना, और दूसरा धरती का अपनी दूरी पर। और ये दोनों ही पोजीशन बहुत जरूरी है, दोनों ही कंडीशन बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात और मुझे पूछनी थी आपसे, अपनी एमसीक्यू वाले पोजीशन पे जाके पूछते हैं, जरा इस दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा बल डालो, पता चलेगा आपको। एक बात बताओ, मान लो दो कंडीशन, पहले तो धरती, एक कंडीशन ये है जो करंट कंडीशन है कि धरती 23 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। मान लो कि धरती झुकी ही ना होती, ऐसी होती, मेरी धरती आज बहुत ठंडी बन रही है, ये लो, ये फिर गंदी बन,
ये तो सीधी बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हम धरती झुकी ही नहीं है, एकदम सीधी है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन हम ये मान लेते हैं कि धरती 23 डिग्री से ज़्यादा झुकी है, इतनी झुक गई। तो मान लो यहाँ पर 23.5 झुकी थी, यहाँ पर झुकी ही नहीं है, तो झुकाव कितना है? 0 डिग्री। तो यहाँ पर 90 ही है, और झुकाव का एंगल क्या है? 0 डिग्री ही है। और यहाँ पर हम समझ लेते हैं, मान लो धरती झुकी है 40 डिग्री, ठीक है। तीनों केसेस में क्या होगा, ये मेरे को ना फीडबैक में बताना, प्लीज पक्का बताना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि आपको जब मैंने पिछली बार समझाया, अभी इमेजेस में समझाया, तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि 23 डिग्री से ज्यादा झुकी होती या फिर बिल्कुल भी ना झुकी होती तो क्या कर खाता? फीडबैक में पक्का बताना, ठीक है। देखते हो कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन, पृथ्वी एक घूर्णन को पूरा करती है। तो ये सभी को पता होगा, मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगी। 23 घंटे 56 मिनट। नीचे आते हैं। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज टिल्टेड बाई, पृथ्वी की झुकी हुई है धुरी कितने पे झुकी हुई है? तो ये भी सबको पता है, 23 डिग्री। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, पृथ्वी की धुरी, यहाँ पर याद रखना एक्सिस दिया है। अगर बोलता ऑर्बिटल प्लेन तो क्या हो जाता पता है? 66.5 डिग्री। जी हाँ, 90 में से 23 और हाफ घटा दो तो यही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो ऑर्बिटल प्लेन बोलेगा, और यहाँ पर क्या बोल रहा है? धुरी। इस बात का ध्यान देना। अब नीचे आते हैं। अभी ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है बता दूंगी आगे के क्वेश्चंस में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। लैटिट्यूड इज मीजर्ड, अक्षांश नापा जाता है। कैसे नापा जाता है भाई? लैटिट्यूड क्या होता है? ये धरती है, ऐसे ऐसे ही लैटिट्यूड होता है, सही बात, ठीक है। तो ये नाप कैसे नापा जाता है? ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन की ईस्ट और वेस्ट में, मतलब ये कह रहा है ये ग्रीनविच है, और ग्रीनविच से ईस्ट और वेस्ट में। अरे नहीं भाई, ईस्ट वेस्ट में क्या ऐसे ऐसे नापोगे? बिल्कुल भी नहीं। नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, तो विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में, फ्रॉम पोल्स ध्रुवों से, फ्रॉम ग्रीनविच, यहाँ पे ग्रीनविच का कोई लेना देना नहीं है, पोल्स का भी कोई लेना देना नहीं, ठीक है। यहाँ पर इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा से लेना देना है। कैसे है जरा देख लेते हैं। तो ये रही हमारी धरती, और ये रहा हमारा विषुवत रेखा, 0 डिग्री। अब हम देखते हैं कि ऊपर जाते हुए कितनी डिग्रीज पड़ती है, यहाँ तक आते हुए हो जाती है 90 डिग्री, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जाओगे कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। ओके, तो अब बताओ कि कितने नंबर ऑफ लैटिट्यूड है, ठीक है। मतलब अक्षांश के कितने अक्षांश असल में खींचे गए, ठीक है। ये मेरे को आप फीडबैक में बताओ कि कितने अक्षांश हैं टोटल, नंबर ऑफ अक्षांश। ध्यान देना, पकड़ लोगे आप, आई नो इट। अब आते हैं हम, लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड, देशांतर नापा जाता है। अब देशांतर की बात कर दिया, मतलब कि ये खड़ी लाइन की बातें कर रहा है, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री ये ग्रीनविच में बना दे रही। ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट में लाइन खींची जाती है। नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, ऐसे इक्वेटर है मान लो, इक्वेटर है, और इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में, ऊपर और नीचे, ऐसे खींचाता है क्या? ठीक है, विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में से खींचा जाता है? बिल्कुल भी नहीं। फ्रॉम पोल्स ध्रुवों से, फ्रॉम इक्वेटर विषुवत रेखा से। अब जरा सोचो सोचो सोचो, अगर ये बोलता फ्रॉम पोल टू पोल तब समझ में आता कि भाई सही है, फ्रॉम पोल टू पोल होता है। पर यहाँ पर क्या है, एक और अच्छा सा ऑप्शन है, वो है ईस्ट वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट एंड वेस्ट बोलता तो शक भरी निगाह से देख सकते थे, पर क्योंकि और लिखा है, तो मतलब यहाँ से ऐसे जाना शुरू करोगे आप, ऐसे ऐसे करके, फिर पीछे से घूम के आओगे ऐसे ऐसे, ठीक है। और टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ से घूमोगे ऐसे से जाके यहाँ पर प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू, प्राइम मेरिडियन पास करता है। जरा देखते हैं, पेरिस से, ग्रीनविच से, रोम से, या फिर न्यूयॉर्क से। तो सबको पता है ग्रीनविच से, ग्रीनविच कहाँ है? लंदन में। और लंदन कहाँ है? लंदन कहाँ है? लंदन लंदन में है भाई। इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड एट, इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ पे लोकेटेड है? सोचो सोचो, 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, और 23 डिग्री पे। सोच लिया? तो ये होगा 180 डिग्री पे। क्यों 180 डिग्री ही क्यों चुना गया? ये क्वेश्चन, 0 डिग्री यानी कि ग्रीनविच, आप यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक घूम के जाते हो, टोटल 180 डिग्री है, ठीक है। यहाँ तक जब आप घूम के जाते हो, यहाँ पर देखते हैं ये हो गया 180 डिग्री। यहाँ से 0 से 180 डिग्री तक आप जाएंगे, करेक्ट आधा होगा किसका? 300 डिग्री का, यहाँ तक आने का। तो मतलब पहले यहाँ से यहाँ तक चलोगे, 12 घंटे का सफर होएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक चलोगे और फिर 12 घंटे का सफर होगा। तो मतलब दिन और रात क्या होता है, एक जब इक्विनॉक्स का टाइम होता है तो आप देखोगे कि 12 घंटे 12 घंटे। इसीलिए हमने कहा कि आप यहाँ से चलोगे तो दिन बदल जाएगा 12 घंटे बाद, जस्ट क्योंकि हम 12 घंटे में एक दिन और 12 घंटे में एक रात लेते हैं, इसीलिए जस्ट इसका आधा, 360 का आधा, हमने 180 डिग्री को ही इंटरनेशनल डेट लाइन मान लिया है।
क्योंकि ये आधा होता है इसलिए 0 डिग्री के जस्ट पीछे होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंस ऑफ 1 आवर करिस्पॉन्ड्स टू, 1 घंटे का अंतर किसके बराबर होता है? ठीक है, इसको पढ़ लें थोड़ा सा, पहले देख लो। 10 देशांतर, 15 देशांतर, 30 देशांतर या 5 देशांतर, जरा देखते हैं। तो टोटल कितने देशांतर हैं? 360। ठीक है, 360 होता है। और कितने घंटे होते हैं? बताओ बताओ बताओ, कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक है, अब 24 घंटे को बांटना है हमें, मतलब 360 देशांतर को हमें 24 घंटे में बांटना है, बराबर बांटना है। तो 24 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप 24 से डिवाइड करोगे 15 देशांतर आ जाएगा। If local time at 75 degree east is 12 noon, then at Greenwich it is, यदि 15 डिग्री पूर्व पर दोपहर के 12 बजे हुए हैं तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा? ठीक है, जरा सा इसको समझो। ये हो गया ग्रीनविच यानी कि 0 डिग्री। आप एक बात समझो, सूर्य इधर से निकलता है ना, सूर्य इधर से निकलता है, तो मतलब सूर्य को जो सबसे पहले देखेगा वो कौन देखेंगे? इधर वाले। ठीक है, जो इधर होंगे, ईस्ट में होंगे। ठीक है, तो मतलब समय इनको पहले पता चलेगा और ये समय के पीछे हैं और हम लोग आगे हैं, हम लोग ईस्ट में हैं। तो ईस्ट वाले को पहले सूर्य दिखेगा, तो मतलब ये समय में आगे चल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि 75 डिग्री पर, यानी कि 75 डिग्री पर कितने बजे हैं भाई? 12 बज रहे हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ, 12 बज रहे हैं। ठीक है, 12 बज रहे हैं। तो अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफरेंस कितने डिग्री का है? 75 डिग्री का है। ठीक है, अगर 15 डिग्री में आपके कितने घंटे हो रहे थे? 1 घंटे। ठीक है, 15 डिग्री में 1 घंटे हो रहे थे, तो 75 डिग्री में कितना होंगे? ठीक है, 75 डिग्री में कितना होगा? 75/15 यानी कि 5। तो 75 डिग्री में कितना होगा? 5 घंटे होंगे। तो हमें कितना बताना है? ग्रीन विच पे कितना था। तो चलो 5 घंटे पीछे जाओ। कितने बजे से 5 घंटे पीछे आना है? 12 से 5 घंटे पीछे जाओ। 12 बजे थे दोपहर के, तो अब 5 घंटे पीछे जाओगे तो क्या बजेगा? सुबह का 7। ठीक है, 12 घंटे दोपहर से पीछे जाओगे तो 7 बजे सुबह के हो जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पर, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। तो चलो ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये आपको देखना चाहिए। ठीक है, जरा सा मैं बताती हूँ आपको। एक तो है 93 मिलियन माइल्स, यानी कि 9.3 करोड़ मील। दूसरा है 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर। तीसरा है 1 एस्ट्रोनॉमिकल, यानी कि 1 खगोलीय इकाई, एंड ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, मैं अब आंसर करती हूँ। देखो, इसमें ना आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों? जरा देखो, ये मील में है और ये किलोमीटर में। मील कम होता है और किलोमीटर ज्यादा होता है। एक्चुअली इस ये दोनों ही सेम है, बस मील में है, किलोमीटर में। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी को ही हम कहते हैं 1 खगोलीय इकाई। ये हमने कहा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी को हम 1 खगोलीय इकाई कहेंगे। तो जब हम आगे कोई प्लैनेट नापते हैं तो हम ये नापते हैं कि किस संदर्भ में नापते हैं। जैसे प्लैनेट की दूरी बतानी होती है तो हमेशा इसमें बताते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पे धरती है और हम कह देंगे यहाँ पर सूर्य है, यहाँ दूर कहीं एक तारा है, हम जानना चाहते हैं वो कितना दूर है। तो हम उसको कैसे बताएंगे? हम इसके संदर्भ में बताएंगे कि पृथ्वी और सूर्य अगर 1 खगोलीय दूरी पर है तो ये 50 खगोलीय दूरी पर है। ठीक है, इसके संदर्भ में बताने के लिए इसको साइंटिस्ट ने ये किया है, तो ये सारे के सारे ही सही होंगे। आते हैं 19 में, विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार, एवरीबडी नोज इट, जो सबसे चमकदार है, यानी कि शुक्र। हालांकि इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं क्योंकि शाम में भी ये सबसे पहले दिखता है। अब अर्थ इज द प्लैनेट फ्रॉम द सन, धरती प्लैनेट से कौन सा ग्रह है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ग्रह है? चलो देखते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। चलो, माई वेरी एजुकेटेड मॉम जस्ट शोइंग अस 9 प्लैनेट। ठीक है, देखो जरा, माई से मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अगर प्लूटो होता तो प्लूटो भी होता, पर और 9 होता तो ये 9 प्लैनेट वाली बात भी सही होती, पर क्योंकि प्लूटो को डॉर्फ में रख दिया गया तो ये ऐसा हो गया। मैं दरअसल आपको एक इमेज दिखाना चाहती हूँ सोलर सिस्टम का, कुछ और बातें बतानी है। यहाँ, ओके, तो मैंने यहाँ पे सोलर सिस्टम ड्रॉ कर रखा है, बस प्लैनेट्स ड्रॉ नहीं किए हैं, तो मैं फटाफट प्लैनेट्स ड्रॉ करके आपको बताते चलती हूँ।
ठीक है, सन है, मर्क्यूरी है, वीनस, अर्थ एंड मार्स। उसके बाद ये क्या आ गया, ये हो गया एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, ये क्या हुआ, एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, अब ये पत्थर, धूल, आइस क्रिस्टल्स, इन सब का एक साइकिल चक्र सा घूम रहा है। ठीक है, इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, किसके बीच में है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो ये क्या है, मार्स, और ये क्या है, जुपिटर। ठीक है, जुपिटर। अब इसके पहले जितने प्लैनेट हैं वो क्या है, इसके पहले जितने भी प्लैनेट हैं वो क्या है, जरा बताओ। यहाँ से यहाँ तक ये जो प्लैनेट है ये क्या है, ये है इनर प्लैनेट। ठीक है, अब इनर प्लैनेट की खास बात क्या होती है, इनर प्लैनेट की खास बात क्या होती है, ये गैसियस नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, सॉरी, रॉकी नेचर के होते हैं। ठीक है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। और यहाँ से लेकर इसको भी इंक्लूड कर लेना भाई, ये तो छूट गया, मार्स। तो इसके पहले जितने प्लैनेट यानी कि एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर जितने भी प्लैनेट है वो इनर प्लैनेट है, और जो ये बाहर रह गए ये कौन है, ये आउटर प्लैनेट है। आउटर प्लैनेट की खास बात क्या होगी, आउटर प्लैनेट की खास बात ये है कि आउटर प्लैनेट गैसियस फॉर्म में होते हैं, मतलब ये बहुत रॉकी नहीं होते, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, हालांकि ये साइज में बड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप ये देखोगे, ये है क्विपर बेल्ट। ठीक है, अब इसी क्विपर बेल्ट में है, क्विपर बेल्ट क्या है, ये रॉकी है, रॉक्स ज्यादा है, सॉलिड है। और क्विपर बेल्ट में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे साइज के ड्वार्फ प्लैनेट हैं। आपने नाम सुना होगा एक प्लूटो का, प्लूटो भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है जो क्विपर बेल्ट में मिलता है। आपने एरिस का नाम सुना होगा। ठीक है, एक दो और हैं, याद नहीं आ रहा है मुझे नाम। हाँ, आई थिंक होमिया, यस होमिया है, होमिया है। और उसके बाद एक है माके माके, शायद ये जापानीज ने ढूंढा होगा तभी माके माके टाइप का नाम है, पर लिखा इंग्लिश में मेक मेक ही है। ओके, ये चार प्लैनेट, चार ड्वार्फ प्लैनेट है जो कुइपर बेल्ट में। और इसमें एक बात और याद रख लो थोड़ा सा, ये जो प्लूटो है, एरिस है, ये फर्स्ट लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, और ये जो प्लूटो है उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, हो गया, मतलब प्लूटो कहीं और नहीं है बल्कि कुइपर बेल्ट का हिस्सा है, मैं यही बताना चाह रही थी। चलिए आते हैं यहाँ पर वापस से। ठीक है, हो गया, देख लिया सौरमंडल। यहाँ पे आते हैं, किसको कहते हैं ब्लू प्लैनेट, भाई सबको पता है किसको कहते हैं, धरती को ही कहते हैं। चलो आगे, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है। तो चलो, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपने बचपन में पढ़ा है कि G इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब कि ये पहला कोई बॉडी है, मान लो धरती है और ये सूर्य है, इनके भार का गुणन होगा, इनके भार का गुणा होगा, मतलब जितना ज्यादा ये भारी होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा। जो भाग में होता है वो चीजों को कम करता है, जो सामने होता है वो चीजों को बढ़ाता है। ठीक है, तो जरा सा धरती का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो धरती है ऑब्लेट शेप में। ठीक है, धरती है ऑब्लेट शेप में, मतलब यहाँ से सेंटर से यहाँ की दूरी क्या होगी, कम होगी, और यहाँ की दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मतलब कहाँ पर फोर्स मैक्सिमम कहाँ पर है, पोल पे। नीचे आते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज हाईएस्ट एट, पोल पर, ध्रुवों पर, इक्वेटर पर यानी कि विषुवत रेखा पर, मिडिल लैटिट्यूड पर यानी कि मध्यम अक्षांशों पर, ट्रॉपिक्स पर यानी कि उष्ण कटिबंध पर। जो जरा सा चलो देखते हैं, ये है हमारी धरती। ठीक है, इस बार गोल बन गई जबकि मुझे गोल नहीं चाहिए था। ठीक है, मैंने बताया था कि इक्वेटर में थोड़ा सा बल्ज निकला हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की रेडियस क्या है, ज्यादा है, इन कंपैरिजन टू, इसके कंपैरिजन में, पोल के कंपैरिजन में, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी थोड़ी सी कम है और यहाँ से यहाँ की दूरी थोड़ी सी ज्यादा है। तो दूरी बढ़ेगी, जैसे जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो सबसे दूर ये है, तो इक्वेटर पर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इक्वेटर। ओके, मिल्की वे है, आकाशगंगा क्या है, प्लैनेट है, ग्रह है, गैलेक्सी है यानी कि मंदाकिनी, स्टार, तारा, नेबुला, निहारिका। मिल्की वे क्या है,
हमारी गैलेक्सी यानी कि हमारी मंदाकिनी का नाम है मिल्की वे। ठीक है, नीचे आते हैं। सूर्य क्या है? सबको पता है, सूर्य एक तारा है। कुछ ड्यूरेशन ऑफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो पृथ्वी का एक रिवॉल्यूशन सूर्य के अराउंड कितना होता है? इसका मैं जवाब देती हूँ। इसका जवाब होगा बी। तो जरा देखो, 365 दिन तो हुआ, पर 6 घंटे बढ़ रहा है। यही 6 घंटे 4 सालों में 24 घंटे बना लेते हैं, और ये 6, इसीलिए हर 4 साल में क्या आता है? लीप ईयर आता है। चलो देखते हैं 28वां। द फेनोमिना ऑफ सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन। सोलर इक्लिप्स तब होता है जब सूर्य ग्रहण होता है। चलो ये ऑप्शन खुद से पढ़ लो, मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता देती हूँ। ये है हमारा सूर्य। ठीक है, और ये रही पृथ्वी की कक्षा, और यहाँ पर रही हमारी पृथ्वी। पृथ्वी को हम कोई और कलर से कर दें, लेट्स टेक इट ब्लू। ठीक है, ये रही हमारी पृथ्वी। पृथ्वी रही, और पृथ्वी की जो चक्कर लगा रहा है वो है चंद्रमा, यहाँ पर। ठीक है, यह है चंद्रमा का कक्ष पृथ्वी के अराउंड। अगर चंद्रमा की पोजीशन कहाँ हो सकती है? यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, या कहीं और भी हो सकती है। पहले इस पोजीशन को देखते हैं। जब भी चंद्रमा इस पोजीशन पर होगा, इस पोजीशन पर, तो ये सूर्य से आने वाली जो रोशनी है उसको धरती पर आने से ब्लॉक कर देगा। मतलब आएंगी, तिरछी किरणें आएंगी, पर सूर्य नहीं दिखेगा। आपका व्यू पॉइंट घेर लेगा। ऐसा नहीं है कि किरणें ही रोक देगा, व्यू पॉइंट को रोक लेगा। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगी। बीच में कौन आ गया? चंद्रमा आ गया। और अगर चंद्रमा यहाँ पे होता है तब क्या होगा? चंद्रमा किसकी रोशनी से चमक रहा था? सूर्य की रोशनी से। पर अब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है, तो मतलब चंद्रमा को, क्योंकि पृथ्वी का साइज बड़ा भी है, पृथ्वी का साइज बड़ा है, तो यहाँ पर सिर्फ व्यू पॉइंट नहीं जाएगा, बल्कि रोशनी ही नहीं पहुंचेगी इस तक। इसलिए ये हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि ये खुद चमकेगा नहीं, रहता वहीं पर है, पर हमें दिखता नहीं, क्योंकि इसमें अब सूर्य से आने वाली रोशनी से इसका चमक चला गया, क्योंकि बीच में धरती आ गई। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये लूनार इक्लिप्स हो जाएगा, यानी कि चंद्र ग्रहण। तो ये पोजीशन चंद्र ग्रहण की है, और ये पोजीशन क्या है? सूर्य ग्रहण की है। तो आप यहाँ से ऑप्शन क्या चुनोगे? क्या था यहाँ पर? सोलार इक्लिप्स। सोलार इक्लिप्स कब हो रहा था? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ रहा था। चलिए नीचे आते हैं। लोनार इक्लिप्स मैं बता चुकी हूँ, जब पृथ्वी आ जा रही थी किसके बीच में? सूर्य और चंद्रमा के बीच में। यहाँ रहा ऑप्शन नंबर ए। टाइम डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री लैटिट्यूड अपार्ट इज। दो देशांतरों के बीच 1 डिग्री के अंतर का समयांतर क्या होगा? भाई अभी मैंने बताया कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट। यही हुआ। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60/15। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लो, 4 घंटे आएगा। अर्थ इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस इज अप्रोक्सीमेटली। तो धरती का इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस, देखते हैं किसकी बात कर रहा है। ये रही हमारी नीली धरती, और ये जिनकी बात कर रहे हैं वो है इसकी। आप यहाँ से चले, यहाँ से चले, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, पीछे साइड से घूम कर आए और यहाँ पर मिल गए। ठीक है, इसी को क्या कह रहा है? ये इक्वेटोरियल, सॉरी, सरकमफ्रेंस, इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस। ठीक है, यानी कि परिधि। ये कितना है? ये है 30,000 किलोमीटर। नहीं 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 नहीं, सॉरी, ये 30,000 किलोमीटर नहीं है, ये है, ये 40,075 किलोमीटर। इसको, इसके बारे में मैं थोड़ी सी और चीज़ें बढ़ा देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर होगा 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर है, और ये है धरती का सेंटर। ठीक है, अब सेंटर में एक चीज़ देखो जरा सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी कि डायमीटर। डायमीटर कितना है जरा बताओ? यहाँ पर सरकमफ्रेंस पढ़ लियो। अच्छा एक चीज और, ये जो सरकमफ्रेंस है, ठीक है, ये इक्वेटर ही है, कुछ और नहीं, बल्कि इक्वेटर ही है। तो इक्वेटर की लंबाई इतनी है, और यही धरती का सरकमफ्रेंस होगा। ठीक है, जरा सा यहाँ पे आके देखो, अब डायमीटर देखते हैं कितना होगा। इसका जो डायमीटर होगा वो होगा 12,756। ठीक है, तो इस छोर से इस छोर तक घूमना नहीं है, इस छोर से इस छोर तक कितना हो जाएगा? 12,756। और यहाँ से पोल से पोल, पोल से पोल कितनी दूरी होगी? ये दूरी हो जाएगी 12,714। अंतर बहुत कम नहीं है, सिर्फ 42 किलोमीटर का अंतर है। इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो सिर्फ 42 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, मैंने ऐसे ही बता दिया, 42 किलोमीटर का अंतर है। अब जरा सा रेडियस देख लेते हैं कितना होता है इसका, क्योंकि रेडियस एग्जाम में पूछा है। ये हो गया रेडियस। तो डायमीटर मैंने बता दिया, अब रेडियस कितना है? रेडियस इसका होगा, रेडियस का मतलब समझ रहे हो? यहाँ कोर से लेकर, पृथ्वी के कोर से लेकर सतह तक की दूरी कितनी होगी? इसको पहले भी पढ़ा होगा आप इंटीरियर ऑफ अर्थ में। तो 6,371, यानी कि राउंड फिगर में 6400, 6,400, पर इसका सही होगा 6,371 किलोमीटर।
ठीक है, ये हो गया धरती का शेप, आपको बता चुकी हूँ कि ऑब्लेट होगा। अब जरा सा कुछ और चीजें देख लेते हैं। धरती का रोटेशन आपको पता है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगा। और क्या धरती के बारे में जानना है आपको? स्पीड, मतलब रोटेशन का स्पीड, सबसे ज्यादा रोटेशन का स्पीड कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। और सबसे कम कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। एक्चुअली यहाँ पर जो स्पीड होगा वो जीरो होगा, मतलब ध्रुव एक्चुअली घूम ही नहीं रहा है। देखो, ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जाता है फिर घूम के आता है। इसको सिर्फ इतना घूम के आना पड़ता है, पर यहाँ पर ये कहाँ घूमेगा? अपनी ही जगह पे, ठीक है, क्योंकि ये धुरी है, तो धुरी पे क्या होता है? 0 किलोमीटर, इसकी स्पीड होती है 0 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, या पर आवर ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी आ रही है? इक्वेटर पर इसकी स्पीड कितनी आएगी? इक्वेटर पर इसकी स्पीड आएगी लगभग, आई थिंक, लगभग ही लेकर चलो, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ आपको, पर सही है, ये भी एग्जाम में ये भी आ सकता है, कुछ किताबों में ये भी है, कुछ किताबों में थोड़ा ऊपर नीचे। तो 1670 इतना है, और पोल पर कितना है? किलोमीटर पर आवर। और पोल पर कितना है? 0 किलोमीटर पर आवर। कुछ और छूट रहा है। कैरियोलिस, कैरियोलिस फोर्स का इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यहाँ पर होता है, ठीक है, और यहाँ पर कितना होता है? जीरो होता है। चलो, कैरियोलिस फोर्स भी हो गया। अब देखते हैं कि धरती कितनी पुरानी है। तो धरती है 4 लगभग 54 बिलियन ईयर, इतनी पुरानी है, बिलियन ईयर ओल्ड, इतनी पुरानी है, ठीक है। और कुछ धरती के बारे में जो बताना चाहती थी मैं, धरती का मास बता दूं? पूछता है नहीं, पर फिर भी बता देती हूँ। धरती का मास है 5.97 × 10⁻²⁴ किलोग्राम। बहुत ज़्यादा है। इसमें से सब कुछ नहीं पूछेगा, मैंने ऐसे ही बता दिया है, तो आपको पता चल गया है परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस आपको पता चल गया है, आपको डायमीटर पता चल गया है, आपको पोल से पोल की दूरी पता चल गई है, और आपको रेडियस भी पता चल गया है। तो धरती का कुल नाप हो चुका है, कपड़े सिलवा दो। चले नीचे। ओके, अकॉर्डिंग टू कांट नेबुलर हाइपोथेसिस, प्लैनेट पर फॉर्म ड्यू टू। कांट के निहारिका के सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण हुआ। तो कैसे हुआ? एक्चुअली मैं ये ना पूरे पांचों सिद्धांत को बहुत अच्छे से बताना चाह रही थी, क्योंकि सिद्धांतों के अंदर से भी क्वेश्चन पूछता है, पर मैं इसमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रही हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। वो है कंडेंसेशन ऑफ रोटेटिंग गैसियस मास, घूमते हुए गैसीय पिंड के संघनन से। अच्छा, ये कुछ लोगों का ये पॉइंट तैयार नहीं हुआ होगा, क्योंकि किताबों में मैंने इसको देखा कि बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है। तो मैं अगर मुझे बताना होगा तो मैं 10 मिनट में इसको बता के खत्म कर दूँ, पर मैं वो 10 मिनट यहाँ पे नहीं दूंगी। फीडबैक में बताना, अगर ये नहीं तैयार होगा तभी पढ़ाऊंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है? तो जरा देखो, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। कांट को किसने निकाला था? ठीक है, देखते हैं। कांट का निहारिका सिद्धांत सही है। जीन्स जीन्स और जेफरी का ज्वारीय सिद्धांत सही है। चैम्बरलिन ने ग्रहाणु सिद्धांत दिया था, बिल्कुल सही है। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस उन्होंने नहीं दिया था। हॉयल वाला गलत है, क्योंकि हॉयल ने क्या दिया था? हॉयल ने दिया था सुपरनोवा थ्योरी। ठीक है, आते हैं 35 में। द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस टू द प्लैनेट ऑफ इट्स ऑर्बिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो पृथ्वी की धुरी का उसके कक्षा के तल में झुकाव की वजह से होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो पूरा डायग्राम दिखाया था ना, एक फिगर, उसमें मैंने बताया था, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। अगर नहीं समझ में आया तो वापस से वहीं पर जाओ और वहां पे फिर से पढ़ो। व्हेन इट इज 12 नून एट 90 डिग्री ईस्ट, व्हाट इज द टाइम एट 30 डिग्री वेस्ट? समझाना पड़ेगा, चलो समझा देती हूँ। तो ये कह रहे हैं कि मान लो ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि 0 डिग्री है, और ये मान लो 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं ये 90 डिग्री ईस्ट है। और यहाँ पर कितने बजे हुए हैं? 12 बजे हुए हैं दोपहर के, ठीक है, दोपहर के 12 बजे हुए हैं। और ये कह रहा है कि 30 डिग्री पश्चिम में कितने बजे हुए होंगे, यहाँ पर कितना टाइम। तो सबसे पहले जब आप ये ढूंढते हो तो सबसे पहले आपको गैप ढूंढ, कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले आपको गैप ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 90 डिग्री है, जीरो से यहाँ तक 90 डिग्री का गैप है, और यहाँ पर 30 डिग्री है। तो टोटल कितने डिग्री का गैप हो गया? 120 डिग्री का गैप हो गया, ठीक है। और हर 15 डिग्री में कितने हो रहे हैं? 1 घंटे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 डिग्री, सॉरी 8। तो कितने का, सॉरी कितने घंटे का गैप होगा? 8 घंटे का गैप होगा, क्योंकि हर 15 घंटे में 1 घंटे का गैप आ रहा है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 8, ठीक है। तो 8 घंटे का गैप आ रहा है, इन दोनों के बीच में 8 घंटे का गैप आ रहा है। तो यहाँ पर कितना बज रहे हैं? 12, दोपहर के 12। तो अब 5 घंटे, सॉरी 8 घंटे पीछे जाओ,
12 बजे से 8 घंटे पीछे जाओगे तो 4 बजे सुबह पहुंच जाओगे। ये रहा, ठीक है। अर्थ ऑर्बिट ऑर्बिटल स्पीड अराउंड सन इज अप्रोक्सीमेटली, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की परिक्रमण की गति है लगभग, बताया था मैंने वहां पर जब एक्सप्लेन कर रही थी, आई थिंक नहीं बताया था तो फिर से बता देती हूँ। ये 30 किलोमीटर पर सेकंड है, हालांकि अगर इसको और रियल लोगे तो 29.8 किलोमीटर पर सेकंड होगा। मतलब ये भी पूछ सकता है, ये भी दे सकता है, दोनों में से कुछ भी। द शॉर्टेस्ट डे इन नर्दर्न हेमिस्फेयर ऑकर्स ऑन, तो नर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो विंटर में होता है, क्योंकि विंटर में सबसे कम देर के लिए सूर्य दिखता है, सूर्य की तिरछी किरणें भी होती हैं और सबसे कम देर के लिए होती है। तो क्या हो गया, 22 दिसंबर। द पॉइंट डायरेक्टली अबव द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड, अब ये कहना क्या चाह रहा है, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ से खड़े होकर कहीं पेड़ देख रहे हैं और आप अंदाजा लगा रहे हैं कि पेड़ की दूरी कितनी है, या फिर यहाँ पर खड़े होकर सूर्य देख रहे हैं और आप अंदाजा लगा रहे हैं कि दूरी कितनी है, या फिर यहाँ से किसी बर्ड का मोशन देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो आपका ये पॉइंट होगा। जब दूरी नापी जाएगी तो ये किसके संदर्भ में नापी गई, आपके संदर्भ में। तो इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिया गया, इसी को क्या कहेंगे, जेनिथ। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए और नीचे आते हैं। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, किसी स्थान की प्रधान देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी कहलाती है। आपने पढ़ा है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे मेजर किया जाता है, आखिर निकाला कैसे गया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, नहीं पढ़ा है, यहाँ पर टाइम लगेगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उसमें फीडबैक में बताना, मैं फिलहाल यहाँ पर बता देती हूँ। ये रहा और ये कह रहा है देशांतर, जैसे ही देशांतर के ईस्ट और वेस्ट में जाने की बात करें तो हमेशा लॉन्गिट्यूड लगा देना, यानी कि देशांतर। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोल बिकॉज ऑफ, तो धरती पोल पर थोड़ी सी दबी हुई है, क्यों? रिवॉल्यूशन की वजह से नहीं, धरती के घूमने से कोई मतलब नहीं है, सूर्य के चारों ओर घूमने से कोई मतलब नहीं है, तो ये तो कट हो गया। अनइवन क्रस्ट, नहीं ये भी नहीं। अब कंफ्यूजन इन दोनों में होगा, लोगों को लग रहा होगा ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, या फिर लग रहा होगा कि घूर्णन की वजह से। देखो ग्रेविटेशनल पुल हो सकता था पर वो है नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल तब होता, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो आकर्षण है वो क्या होता है, वो हर जगह बराबर होता है, पृथ्वी का केंद्र सबको बराबर ही खींचता है। फिर आप कहोगे मैम यहाँ पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है और यहाँ पर कम है, क्यों? क्योंकि ये पास है, इतनी दूरी के लिए अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर उतना ही होगा जितना कि यहाँ, पर यहाँ पर इतनी दूरी का गैप है, ये देखो, ठीक है। तो दूरी, यहाँ पर दूरी से मतलब है जितने दूर हो उतने ही ज्यादा गैप दिखाए, तो मतलब बराबर दूरी के लिए उसने बराबर ही ग्रेविटेशनल पुल लगाना है। तो अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल लगता और पृथ्वी गोल गोल घूम नहीं रही होती तो धरती एकदम से गोल होती, पर क्योंकि पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, इसकी वजह से बाहर, यानी कि अपकेंद्रीय बल लग रहा है। अपकेंद्रीय बल ने यहाँ पर क्या निकाल दिया, थोड़ा सा बल्ज, और इसी बल्ज की वजह से क्या हो गया, धरती यहाँ पर इक्वेटर की तरफ से थोड़ी सी मोटी हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घूर्णन की वजह से, ठीक है। 42वें पे आते हैं, द आर्कटिक सर्कल, ठीक है, 66.5 मार्क्स द बाउंड्री बियॉन्ड विच, तो आर्कटिक वृत्त 66.5 वह सीमा रेखा है जिसके परे, ठीक है। ये किस सीमा रेखा की बात कर रहे हैं भाई, ये होगी धरती, और ये हो गया आपका इक्वेटर, ठीक है। हाँ तो ये क्या कह रहा है, 66 डिग्री, तो ये मान लेते हैं हम 23 डिग्री, और हम ये मान लेते हैं 66 डिग्री एंड हाफ, ठीक है। जब मैंने पीछे इमेज दिखाया था, याद करो, याद आया, तो मैंने बताया था कि यही वो हिस्सा होता है, यही वो हिस्सा होता है जो 90 में से 23.5 माइनस करने पर 66 डिग्री आ रहा है, इसलिए यही वो हिस्सा है जहाँ पर पृथ्वी, जहाँ से आर्कटिक सर्कल स्टार्ट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, पूरा प्रभाव पड़ता है धरती के झुके होने पर। तो इस सीजन में धरती के एक दिन, मैंने बताया था सिर्फ एक दिन, 6 महीने नहीं, सिर्फ एक दिन 24 घंटे सनलाइट रहेगी या फिर नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा दूसरे ऑप्शन जरा देख लेते हैं। डे एंड नाइट आर ऑलवेज इक्वल, नहीं ऑलवेज इक्वल नहीं रहेंगी, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि पृथ्वी का जो ये घूर्णन वाला प्लेस है, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ 4 लोकेशन होती है, अगर ये सूर्य है मान लो तो 4 लोकेशन होता है। अब यहाँ से यहाँ ये एक दिन में आप पलक झपकते तो पहुंच नहीं जाएगा, इसको पहुंचने में टाइम लगेगा। तो इसी तरह जैसे जैसे टाइम इधर की तरफ इधर जाता जाएगा और ऐसे घूमेगा, फिर ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, वैसे वैसे दिन घटता बढ़ता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 24 घंटे का दिन होगा तो यहाँ पर 24 घंटे का रात होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही
और आगे बढ़ेगा। एक्चुअली ये विंटर का है तो ये 24 घंटे यहाँ पर मान लो इस संदर्भ में अगर मैं बताती हूँ तो यहाँ पर 24 घंटे अगर रात है तो यहाँ पर 24 घंटे दिन होगा। ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर ये और इधर की तरफ घूमेगा तो ये 22 घंटे हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा तो ये 21 घंटे हो जाएगा। मतलब कि 21 घंटे रात, 22 घंटे, तो रात घटती जाएगी और यहाँ पर क्या होगा दिन। आप अपने यहाँ पे भी देखते हो, रात दिन धीरे धीरे बड़ा होता है और दिन धीरे धीरे ही छोटा होता है। जैसे इस समय दिन छोटा हो रहा है और यहाँ पर क्या, सन नेवर राइजेस फॉर 6 मंथ। नहीं, ऐसा नहीं, ये सारे उसके लिए अलाउड नहीं है, पूरे 66 डिग्री के लिए अलाउड नहीं है 6 महीने के, केवल इस पॉइंट के लिए अलाउड हो सकते हैं। ठीक है। और एक चीज और, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे भी दिन छोटे बड़े होने के अंतर होते जाएंगे, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे दिन और रात के बीच में गैप बढ़ता जाए। इसको और अच्छे से समझाती पर अभी इसमें नहीं। द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड टाइम जोन अक्रॉस अक्रॉस द वर्ल्ड, विश्व में कुल मानक समय जोन कितने हैं? कितने हैं भाई जरा बताओ। तो दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो मानक समय भी कितना हो जाएगा? 24। द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ आफ्टर सन, तो वो कौन सा तारा है जो सूर्य के सबसे सॉरी पृथ्वी के सबसे निकट है सूर्य के बाद? तो डायरेक्ट बता देती हूँ, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब आते हैं 45 पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोलॉजी इज रिलेटेड टू, यानी कि क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन, यानी कि कोरोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो ये हार्टसॉन से संबंधित है। देखो एक जब आप मानव वाला ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, मानव भूगोल, तो उसमें ये लोग आएंगे। ठीक है, बहुत सारे थॉट्स पढ़ोगे, उसी थॉट्स के दौरान मैं ये थिंकर्स के बारे में भी बताऊंगी। वाई डस आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस 24 आवर ऑफ डे अराउंड 21 जून? ठीक है, तो ये कह रहा है कि 21 जून पर सॉरी, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। ये कह रहा है कि वाई डस आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस 24 आवर ऑफ डे लाइट अराउंड 21 जून? तो आर्कटिक वृत्त 66.5 जून के 21 जून के आसपास 24 घंटे दिन क्यों रहते हैं? ये मैं पूरा समझा चुकी हूँ उस फिगर में। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को एक्सरसाइज करवाना होगा। देखो कुछ क्वेश्चन है मैं घुमा फिरा के अलग अलग लैंग्वेज में पूछ रही हूँ। इसका मतलब ये है, अगर मैं अलग अलग लैंग्वेज में पूछ रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप एक ही क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से देखो, तभी आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, सोचना बाद में। ठीक है, तो बिकॉज द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, नहीं, बिकॉज द नॉर्थ पोल इज टिल्ट टूवर्ड द सन। जी यस, ये बात सही बोल दी इन्होंने। तो ये जो नॉर्थ पोल है वो सूर्य की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, तो ये वाला हिस्से को पूरा लाइट मिलेगा। तो एक दिन जो होगा पूरे साल में, सिर्फ एक दिन होगा जो 24 घंटे की इसको लाइट मिलेगी। देखो जब हम कहते हैं 6 महीने ना, तो अगर ये 24 घंटे से घट के 23 घंटे भी हो जाता है ना, तो ये पूरी तरह से सूर्य ऐसा नहीं है कि सर पे चढ़ जाएगा 1 घंटे के लिए, सर पे नहीं चढ़ेगा। वो हल्का सा रेड रेड दिखेगा, फिर गायब हो जाएगा 1 घंटे के लिए। फिर जब ये 22 घंटे के लिए होगा तो 2 घंटे के लिए थोड़ा थोड़ा रेड दिखेगा। तो कुछ ऐसा होता है कि मान लो ये धरती है, ठीक है, ये धरती है और आपको सूर्य ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो होराइजन होगा ना, आप यहाँ पे खड़े होते हो, आप यहाँ धरती पे खड़े हुए होते हो, तो ये जो होराइजन है आपके आंखों के सामने ऐसे दिखेगा। ये आपके सर पे नहीं चढ़ जाएगा सूर्य, क्योंकि सुबह आप बैठते हो, खड़े होते हो, तो पहले 1 घंटे सूर्य कितनी दूर रहता है, दूसरे घंटे यहाँ पे आता है, तीसरे घंटे यहाँ पे, तो ऐसे चढ़ते चढ़ते 12 बजे यहाँ पे पहुंचता है। ठीक है ना, तो एक एक घंटे ही कम होगा। क्यों? क्योंकि टिल्ट है। ओके, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। अब आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट जो यूनिट होगी उसको पढ़ लेना है, ताकि नेक्स्ट उसके लिए तैयार हो।